नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। सवाई माधोपुर से यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता की आकांक्षा पूरे करने का संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किनडा ने गहलोत सरकार के गृह लूट सरकार बताया है। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। उसी तरीके से युवाओं के भविष्य का अभी अभी चर्चा हो रही थी, रीट की चर्चा हो रही थी। क्या करेगा युवा? परीक्षा पीछे देता है, भ्रष्टाचार पहले हो जाता है। परीक्षा पीछे देता है, बैकडोर एंट्री की तैयारी पहले हो जाती है। यह राजस्थान बन गया है। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी की घोषणा की है। वो कमेटी सुझाव देगी कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुला रही है। इन दोनों चीजों के साथ शुरू होने के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं इस पर सियासत भी जोर हो रही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर देश का आईन बदलना होगा, फिर जिला पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। तो ये तो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से बना रहे। उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्डर थोड़ा ही कि उन्हें भी बनाओ। भाई उन्होंने बनाया, ये उनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से बनाया होगा उन्होंने। अरे भाई सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे।
फिर बाद में बोलेंगे कि 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, एक भाषा, 1 नेशन 1 पहलवान। मुंबई में हुई विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसके बाद इसके तहत कई प्लान भी किए गए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार वार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ही काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, तक कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं, वो भी कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक एक चीज का वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी होगी बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी, सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल कर रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन। उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगा। घोसी की जनता से उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जाल में ना फंसने की अपील भी की है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को छलावा करार दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि परिवार को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे गठबंधन से देश और राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए एक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यूपी में 5 सितंबर को हॉट सीट घोसी पर होने वाले उपचुनाव ने यूपी के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मामला इतना गर्म हो चला है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधन के लिए ये सीट अब साख का सवाल बन चुकी है और यही वजह है कि एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव घोसी में जनसभा कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मैदान में उतर चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। तो आखिरकार घोसी के घमासान में सीएम योगी मैदान में। जी, उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को होने वाला घोसी उपचुनाव के लिए योगी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तभी तो सीएम योगी ने खुद ही ताल ठोकते हुए हुंकार भर दी है। वैसे तो सीएम योगी से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के लिए पसीना बहाते देखे जा चुके हैं। वही अखिलेश यादव जो अधिकांश उपचुनाव में कसरत करते नहीं दिखाई देते। यानी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए अपने घोसी के चेहरे सुधाकर सिंह के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं योगी ने रण में ताल ठोकते हुए ये जता दिया कि वो भी इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। चुनावी माहौल में आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जहां लंबे समय से बीजेपी के हक में हवा बदलने के लिए घोसी में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के सलामी बल्लेबाज के रूप में घोसी में जनसभाएं कर चुके हैं। घोसी सीट पर साख बचाने की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 सितंबर को वोटिंग से ठीक पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घोसी में दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घोसी हॉट सीट बन गई है। ये चुनाव नाक और मूंछ की लड़ाई बन गई है। कोई भी किसी से कम नहीं है। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, इस चुनावी नतीजे की गूंज पूरे यूपी में गूंजेगी। ऐसे में सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस दंगल में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यूथ विंग के 15 परिवार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है, तो वहीं एसएडी यूथ विंग
के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सिंह भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हापुड़ में हुए वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज की घटना पर पूरे प्रदेश में बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया था। घटना के चौथे दिन अलीगढ़ में लगातार वकीलों की हड़ताल जारी रही। आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि कब तक आरोपी सीओ और घटना पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही वकीलों पर मुकदमा हटाने की भी मांग की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में उनके बेटे विकास किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला उन पर लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने को लेकर दर्ज किया गया है। साथ ही उनके आवास पर हुई विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में विकास किशोर की ही पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि हत्या के वक्त विकास घर पर मौजूद नहीं था। साथ ही मंत्री कौशल किशोर ने उनके दिल्ली में होने की बात कही है। ठाकुरगंज थाने में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ में ठाकुरगंज इलाके में हुए इस हत्याकांड में अब मंत्री के बेटे विकास किशोर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री का बेटा, मंत्री कौशल किशोर का बेटा उस समय घर पर घटना के वक्त मौजूद नहीं था। उनके दिल्ली में होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में असलहे को लापरवाही से रखने को लेकर फिलहाल ये एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही इस पर मंत्री कौशल किशोर का पहले भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर हुए हत्या के मामले में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है, लेकिन इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि विनय श्रीवास्तव की हत्या साजिश के तहत की गई है। अब देखना यह है कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ पता चलता है। मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब छानबीन की शुरुआत कर दी है। अभी तक जानकारी यह है कि मंत्री का बेटा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, जिसको लेकर मंत्री ने खुद बयान देकर इस बात को बताया था। और इसी खबर पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गौरवा जी भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और इस पूरे मामले में अब मंत्री के बेटे विकास किशोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के अंदर जो भी मंत्री रहा है, जो भी सांसद रहा है, अगर उसके आसपास या उसके खिलाफ कोई भी बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और पूरा कैबिनेट उनको सांप सूंघ जाता है। आपने देखा पिछली बार लखीमपुर में एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के लड़के ने किसानों के ऊपर थार रौंद दी, लेकिन आज भी वो देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। उसके बाद एक मंत्री जो कि बड़े प्रभावशाली हैं, उनके ऊपर यौन आरोप का लगातार आरोप लगाए गए, देश की बेटियों ने लगाया गया, दिल्ली में लगाया गया, उसके बाद उनके ऊपर कुछ अभी तक नहीं हुआ है जी। और आज फिर एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर घर में एक हत्या हुई है जी। और अभी भी केंद्र सरकार मूक बैठी हुई है। इसलिए कहते हैं कि मोदी सरकार है तो मुमकिन है। इनके अंदर सारे अपराधी बैठे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर है। हम इनसे बहुत उम्मीद नहीं लगाते हैं। जी बिल्कुल, हम ये एक मांग करते हैं कि एक सिटिंग जुडिशियल कमेटी बनाई जाए और उसकी गहन जांच की जाए
और दूध का दूध और पानी का पानी किया जी जाए। बिल्कुल, हमारे साथ गौरवा मिश्रा जी भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। गौरवा जी, जिस तरह से आशुतोष वर्मा जी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर सबसे पहले तो घटना को लेकर क्या कहना है? बड़ी घटना है, हत्या की घटना होती है और उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। देखिए, ये पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है और क्राइम हुआ है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मंत्री जी के घर में हुआ है और 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जांच के बाद जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होगी। लेकिन गौरवा मिश्रा जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वीवीआईपी घर है, गिनती के लोग गए हैं, कैमरे की जद में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा, तो फिर इतनी देर किस बात की लग रही है? क्यों अभी तक? क्योंकि इस तरह के मामलों में तो नॉर्मल मामले होते हैं जी। नहीं, देखिए, पुलिस जब कार्रवाई करती है सभी पहलुओं की जांच करती है। उसमें किस परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसमें फोरेंसिक की क्या रिपोर्ट है, ये सब प्रक्रिया में समय लगता है। उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम होता है, उसी के बाद ये रिपोर्ट आती है और एक बार जांच पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो दोषी है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी और हुई भी है। प्रथम दृष्टया कार्रवाई हुई है, 3 लोग गिरफ्तार है। उसमें मंत्री के बेटे के विरुद्ध जो है आर्म्स एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस अपना पक्ष स्पष्ट करेगी तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। रही अपराध की जहां तक बात है तो किसी के भी प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो चाहे कोई भी हो। आप लेकिन गौरवा मिश्रा जी, आशुतोष वर्मा जी ने जो अभी सवाल उठाए हैं और कई बार ये सवाल वैसे भी उठते रहे हैं, चाहे यूपी की बात कर ली जाए या फिर दिल्ली की बात कर ली जाए, इस तरह से आपकी पार्टी के जो लोग होते हैं, बहुत लंबा मामला चलता है और रिजल्ट निकलकर सामने आता नहीं है। नहीं, देखिए, तो न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय जब जिस हिसाब से एक्शन लेगा निश्चित रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें सरकार का कोई रोल थोड़ी होता है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो अपने नियत समय से चल रही है। आपने देखा कितनी कार्रवाई हुई और किसी भी अपराध के प्रति हमारी सरकार में तो 0 टॉलरेंस की जो नीति है उसको ही फॉलो किया जा रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि हमारे पार्टी में जो विधायक रहा है वो भी जेल गया, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी की संस्तुति दी है। ऐसा थोड़ी है, समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है कि अपराधियों और गुंडों और माफियाओं के बल पे थाने चलते हैं। हमारे साथ लगातार आशुतोष वर्मा जी भी बने हुए हैं। जी आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? आशुतोष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारे यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ है। गौरवा जी, आशुतोष जी यहाँ तो नहीं है, लेकिन सवाल जो बार बार यहाँ पर उठते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, सवाल यहाँ पर एक बार फिर होता है कि एक तो बड़ी घटना है, हत्या की घटना है, उसको लेकर आर्म्स एक्ट के तहत तो मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम चीजों पर जांच होगी, इस तरह के मामलों में अक्सर होता है यदि 4-5 लोग हैं, आप मुझे समझाएं, यदि 4-5 लोग हैं और उन्हीं में हत्या हुई है, घर में कोई आया नहीं है इस बीच में, तो ये देरी क्यों हो रही है और आखिर कब तक होगा फैसला? शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया है या फिर सवालों का जवाब यहाँ पर मुझे मिल नहीं पा रहा है। गौरव मिश्रा जी और आशुतोष जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का ही देना चाहूंगी यहाँ पर। तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे थे मंत्री कौशल किशोर के बेटे को लेकर, उनके घर पर जो हत्या का मामला हुआ है उसमें आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी की प्रवक्ता गौरव मिश्रा का कहना है कि इस तरह के मामलों में समय लगता है, इसलिए समय के साथ ही कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बात करेंगे अगली खबर की। डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनावी मैदान में एंट्री मारी है और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के रण का शंखनाद हो चुका है। इस रण में अभी तक 2 सेनाएं नजर आ रही थी जिनकी सीधी टक्कर होने वाली थी। पहली थी बीजेपी, दूसरी थी कांग्रेस। लेकिन अब इस चुनावी रण में एक और सेना ने एंट्री मारी है, जिस कारण इस लड़ाई में कौन कामयाब होगा और किसका खेल बिगड़ेगा ये कह पाना अब मुश्किल है। दरअसल डुमरी उपचुनाव के रण में एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी तक आमने सामने थे, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ओवैसी पार्टी ने अब्दुल मुबीन रिजवी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और खुद उसके लिए चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ दुकानदार और एक तरफ चौकीदार है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।